नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से चलकर युगांडा का सफर कैसे तय किया, किस तरीके से जो है इस पूरे सफर को यहां पर तय करने को लेकर किस तरीके से उनके सामने यहाँ पर कठिनाइयां आई, क्योंकि एक नामचीन चेहरा है। माना जाए कि यहाँ पर जो है चाहे वो बिजनेस के हिसाब से देखा जाए या फिर और तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर प्रख्याति प्राप्त की जो है नेम फेम मिला है ये, और जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर अपने सफर को तय किया, उसके बाद यहाँ पर जो है इस पूरे सफर को तय करने को लेकर और पूरी एजुकेशन को लेकर के किस तरीके से क्या कुछ कठिनाइयां सामने, हम लोग बातचीत करेंगे। मेरे साथ युगांडा से सीधा प्रीति सिंह मेरे साथ लाइव जुड़ रही हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे उनके सफर के बारे में, उनकी पूरी जर्नी के बारे में, उनका पूरा सफर कैसा रहा। प्रीति सिंह जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशन 24 न्यूज पर। थैंक यू सर। मैम, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है, आप अपने बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका ये पूरा सफर जो है यूपी से शुरू होकर युगांडा तक किस तरीका का रहा और आपके सामने क्या क्या कठिनाइयां आई हैं। सर, मैंने ये सफर अपना शादी के बाद शुरू किया है। मेरा शादी के पहले से ही ड्रीम था इस लाइन में, मॉडलिंग लाइन में जाने का, पर मुझे सपोर्ट नहीं मिला क्योंकि राजपूतों की फैमिली ये अलाउ नहीं करती है। तो शादी के बाद मेरा 2 बच्चे होने के बाद मैंने ये सफर अपना स्टार्ट किया है, जब मुझे हस्बैंड का सपोर्ट मिला जी। तो काफी प्रॉब्लम्स आई क्योंकि मैं राजपूत फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो इजी नहीं था यहाँ तक जाना। हस्बैंड को भी इजी नहीं था। बहुत लोगों ने बोला कि कहाँ भेज रहे हो, ये राजपूतों में तो जॉब भी अलाउ नहीं है जैसा यूपी में सबको पता है। तो हस्बैंड ने सपोर्ट किया, तो वहां से फिर मैंने 2012 से स्टार्ट किया मिसेस तीज क्वीन से, लखनऊ में अनूप जी क्लब से। जी जी। वहां मैं विन किया, तो विनर होने के बाद फिर एक अंदर से खुद भी मेरे को आया नहीं मुझे करना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है, तुम्हारा ड्रीम है, तुम पूरा करो। तो उन्होंने सपोर्ट किया। फिर मैंने मिसेज इंडिया में फॉर्म फिल किया, मिसेज यूपी रही 2016 जी। फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते मैं विन होती गई। फिर दुनिया में आगे मैं बढ़ती गई, एक फ्रेम मिलता गया मुझे, एक अपना नाम होता गया, पहचान बनती गई। तो धीरे धीरे मैं मिसेज एशिया 2019 में बनी जी। तो इंडिया में रही, पर मेरे हस्बैंड शुरू से ही फॉरेन में रहे। तो क्या हो रहा था, बेटियां थी, फिर वो अलग मैं अलग। तो ये सोचा नहीं, अभी थोड़ा इधर से हटके थोड़ा फैमिली पे फोकस करते हैं जी। तो फिर मैं युगांडा शिफ्ट हो गई। युगांडा में आई तो मुझे लगा यहाँ पे मुझे करना चाहिए। मैं इंडिया में भी बहुत सोशल वर्क का काम करती हूँ, काफी एक्टिव रहती हूँ मैं, तो वहां पे मैं बहुत एक्टिव थी। लेकिन युगांडा आई तो यहाँ पे घर में रहना लगा कि घर में कैसे कुछ करना चाहिए, इतना मैंने मेहनत की है तो उसको वेस्ट नहीं करनी चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पे पहले मैंने बहुत देखा कि कैसा माहौल है, लेकिन वो माहौल नहीं इंडिया जैसा, यूपी जैसा है। यहाँ पे सब जो है बिजनेस, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर गुजराती हैं, तो गुजराती जो वुमेन्स है वो भी सब बिजनेस पे ही फोकस करती है, ब्यूटी पेजेंट पे। यहाँ पे ज्यादा स्कोप मुझे नहीं दिखा जी। तो मुझे लगा मैं ऐसा करती हूँ, बिजनेस करती हूँ। तो फिर मैंने अपना बिजनेस करना यहाँ पे स्टार्ट किया केमिकल का। हस्बैंड ने सपोर्ट किया, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं था उसमें क्योंकि मैं ब्यूटी पेजेंट से ज्यादा जुड़ी हूँ, तो मुझे उसमें ज्यादा था। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे उस पर सपोर्ट किया। फिर मैंने यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। फिर इंडियन हाई कमीशन यहाँ पे जितनी भी बिजनेस वुमेन है उनके सपोर्ट के लिए, उनको आगे लाने के लिए उन्होंने यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा, जिसमें मैंने भी अभी पार्टिसिपेट किया है। वो 12 मार्च को होने वाला है। यहाँ पे जो भी विनर्स होंगे उनको अवार्ड मिलेगा बिजनेस, उसमें कई कैटेगरी है उसमें, तो उसमें मैंने भी किया। अभी उसका तो 12 मार्च को ही रिजल्ट आएगा कि उसमें मुझे अवार्ड बिजनेस में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस तरह धीरे धीरे करते फैमिली की वजह से मुझे युगांडा में बिल्कुल है प्रीति जी। जो है मैं आपको पहले ही आपको शुभकामनाएं दे देता हूं, क्योंकि जिस तरीके से आप अच्छा काम कर रही हैं और लगातार जो है आपके साथ जनता का समर्थन भी है, लगातार जो है अच्छा आप आगे भी बढ़ रही हैं। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि शादी के बाद आपने इस जो है क्षेत्र में कदम रखा और पूरा भरपूर सहयोग आपको आपके पति का मिला है। आप उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और जिस तरीके से देखा भी जाता है कि यहाँ पर अगर हमारे देश की बात करें, युवा वर्ग की बात करें, तो उस युवा वर्ग को लेकर आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? अगर कोई क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, खासकर हमारी बहन बेटियां, उनको क्या कुछ करना चाहिए? मैं यही बोलना चाहूंगी, दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है जी। क्योंकि सब पहले हार जाती है कि ये ऐसा नहीं हो सकता। अगर इंसान ठान ले
कि जी। ये चीज मुझे करना है, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है मेरे लिए हुँ, भी। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था मिसेज इंडिया, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था जी, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं तो देख के ही डरती थी कि अरे जी, मैं स्टेज पे कैसे फेस करूंगी। बिल्कुल, तो लेकिन आपको पीछे नहीं, आपको ये सर नहीं नहीं मुझे करना है, उसमें मैं विन करूं या ना करूं, एक अंदर से होना चाहिए कि नहीं मुझे ये करना है। तो बिल्कुल, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नहीं हो सकती है बिल्कुल, दुनिया में, सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप ठान लें तो सब कुछ पॉसिबल है। सिर्फ आपको हिम्मत चाहिए, और दूसरा आपको फैमिली का सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल, हिम्मत तो होती है, कभी कभी फैमिली में सपोर्ट नहीं मिलता है, तो मैं सबसे बोलना चाहूंगी कि अब जितनी भी घर में वाइफ हैं उनको अपने हस्बैंड वो सपोर्ट करें, फैमिली सपोर्ट करे। बिल्कुल, अभी बहुत कुछ चेंज हो गया है, मेरे टाइम में तो इतना चेंज नहीं जी, था। अभी तो सब पार्टिसिपेट कर रही हैं, आगे बढ़ रही बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, बिजनेस कर रही हैं। अभी तो इंडिया में भी काफी बहुत चेंजेस हुआ है। बिल्कुल, तो मैं चाहूंगी आगे निकलिए, अपनी एक पहचान बनाइए, हुँ, अपना एक नाम बनाइए। उसमें जब आप देखेंगी आगे निकलेंगी, थोड़ा सा भी आपको कुछ अच्छा होगा तो आपको अपने पे भी प्राउड फील होगा, आपको लगेगा बिल्कुल, कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ। एक अपने उस पे बनाना और अचीवमेंट करना, जब आप अचीव करते हो तो आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आती है। तो एक आप जब कोशिश करोगे, बाहर निकलोगे, तो आपको खुद फील होगा कि हाँ कितना अच्छा मैंने किया। मैं अभी तक टाइम वेस्ट कर रही थी। तो सबको बिल्कुल, अपनी पहचान बनानी चाहिए किसी भी फील्ड में। बिल्कुल, ऐसा सबकी नहीं कि अपनी मॉडलिंग में है कि जी, ऐसा आप, हाँ घर में भी बैठ के आप बिजनेस कर सकते हैं। हुँ, यहाँ पे मैंने देखा है बहुत गुजराती हैं, बहुत ज्यादा जी, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो फिर भी हुँ। घर में बैठ के बहुत काम कर रही हैं। बिल्कुल। प्रीति जी, अगर बात खासकर हमारे देश की जाए और देश के अंदर भी अगर हम लोग दूर दराज के इलाकों की बात कर लेते हैं, प्रतिभा हर किसी में होती है, लेकिन कई बार परिवार का जी सहयोग नहीं मिल पाता। कई बार आप जैसा जी जी सभी महिलाओं को पति नहीं मिल पाता जिस तरीके से आपको पूरा सपोर्ट किया गया। ऐसे परिवारों को लेकर जी आप जी। क्या कुछ कहेंगे? ऐसे परिवारों में मैंने बहुत देखा है, मैं जहाँ मेरी भी ससुराल है कुंडा जी, में, प्रतापगढ़ जी, जी, बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन पहला सपोर्ट तो हस्बैंड का ही होना जी, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और सब लाइफ मिली है तो उसको ये ऐसा नहीं कि हम खाना बच्चे इन सब में निकाल लें। वो भी मैंने भी अपनी दोनों बेटियों के बाद मॉडलिंग शुरू की, जी, मिसेज इंडिया में गई। तो मैं उन फैमिलियों को ये बोलना चाहेंगी, प्लीज आप अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को, अपनी वाइफ को, प्लीज आप उनमें जो भी हुनर है, जो भी टैलेंट है, हुँ, प्लीज आप उनको मौका दीजिए, चांस दीजिए। देखिए उनकी भी एक अपनी अलग पहचान बनाने दीजिए। आपका तो सरनेम है, लेकिन आप अलग से उनकी भी एक पहचान बनाने दीजिए। वो भी इंसान है, वो भी खुल के जीना चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि लड़कियां हमेशा शादी के बाद इमोशन हो जाती, ससुराल वो नहीं, थोड़ा बिल्कुल, उसके बाहर निकल के उनको जीने दीजिए। वो क्या करना चाहती हैं उनसे आप पूछिए, उनको सपोर्ट करिए कि हाँ ये बिल्कुल। हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, और जिस तरीके से जी कहा भी जाता है प्रीति जी कि आज के वक़्त में हमारी बहन-बेटियाँ मर्दों से कंधा मिलाकर चल रही हैं और आपका अपना एक अलग एक्सपीरियंस यहाँ पर रहा है। लेकिन कुछ जनरेशन जी हमारी जी ऐसी है, कुछ युवा वर्ग ऐसा है, तो कई बार वो मेहनत करना चाहता है, लेकिन उसके पास वो प्लेटफ़ॉर्म नहीं होते, वो संसाधन नहीं होते हैं। ऐसे में उन जी लोगों को जी। क्या कुछ करना चाहिए और उस युवा वर्ग को क्या कुछ करना चाहिए? सर अभी इंडिया में, जैसा मैं जी, अभी युगांडा में हूँ, मैं टीवी में देखती जी, हूँ, इतने इंडियन आइडल शो आ रहे हैं, सब कुछ जी। ऐसा पहले था कि बहुत हुँ, डिफिकल्ट था, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, पैसा नहीं है। नहीं, आपके अंदर अगर बिल्कुल। टैलेंट है हुँ, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको पैसा है, आपने कोरियोग्राफी किया है या आपने ट्रेनिंग ली है तभी जी। आप आगे बढ़ सकते हो। हुँ, आप छोटे से शुरुआत करो, आप अपने जी, स्टेट से शुरुआत करो। आप एक बार हारोगे, दो बार हारोगे, तीन बिल्कुल। बार, लेकिन अगर आप कितनी बार, आप कोई भी, अगर आपको मैं फॉर एग्जांपल दूं, आप एग्जाम देते हो हाई स्कूल का, आप एक बार फेल जी। होगे ना, दो बार वही हुँ, चीज आप बार बार जब पढ़ोगे तो आप, बिल्कुल, ऐसा नहीं है। अगर आपने सोचा है तो आप कितनी बार हारोगे। आप वन टाइम फेल होगे, टू टाइम हुँ, होगे, थ्री टाइम, फोर टाइम तो अपने फेल होगे। और बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि पैसे से ही सब कुछ होगा, कि हुँ, आपके पास पैसा नहीं है। नहीं, आप घर में आप प्रैक्टिस करो, घर में टीवी है, कैसे क्या होता है। मैंने भी टीवी पे लगा के प्रियंका चोपड़ा को देख के रैंप वॉक घर बिल्कुल, में करना सीखा है। बिल्कुल, मुझे भी नहीं आता था, मैं तो हाउसवाइफ थी, दो बेटियां जी, होने के बाद मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कभी मैं मिसेस एशिया जाऊंगी, मेरा एक जी, नाम होगा। मैं तो लखनऊ में रहती थी, तो मुझे नहीं मालूम था कि लखनऊ में मुझे लोग जी, पहचानेंगे, बिल्कुल, दुनिया में लोग पहचानेंगे। मेरी पूरी फैमिली को बिलीव नहीं होता, मुझे भी नहीं होता कि जिस लखनऊ में मेरा कोई पहचान नहीं था, मेरी नाम नहीं थी, आज वो जी, पूरा लखनऊ मुझे जानता है, पूरा इंडिया मुझे जानता है। युगांडा में मेरी एक अपनी पहचान है। जी, तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था। और आपको मैं बता दूं, मेरे फादर नहीं थे, मैं भी 2 ईयर की थी, मेरे फादर एक्सपायर करके हो गए। मेरे जी, नाना ने मुझे रखा।
जी। वहां पे भी मैं मिस इंडिया बनना चाहती थी, लेकिन मुझे फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला, मैं मिस इंडिया नहीं बनी। लेकिन जी। जब शादी के बाद मेरा वो कहीं ना कहीं ड्रीम था मेरे हम्म। अंदर, तो मैंने वो शादी के बाद पूरा किया है। जी। मैं मिस ना होके मैं मिसेस इंडिया बनी, मिसेस एशिया बनी। बिल्कुल, तो एक वो बड़ा नाम। आपका, जी। अगर आप सोचते हो आपको करना है, आपका ड्रीम है, तो आज नहीं कल आपका वो, अगर आप चाहोगे तो होगा पूरा। मैंने बिल्कुल। खुद किया है, क्योंकि मुझे मिस इंडिया में जाने की परमिशन ही नहीं थी। मेरे जी। घर में 6 o'clock के बाद लड़कियों को बाहर जाना अलाउ ही हम्म। नहीं था। मुझे नहीं मिला, तो मैंने भी यही सोचा कि नहीं चलो ठीक है, मेरी भी शादी कर दी गई, मैं भी, मेरे हस्बैंड बाहर रहे, मैं केन्या रही, जी। मस्कट रही। मैं भूल गई अपना ड्रीम, मैं बच्चों के साथ अपने हस्बैंड ससुराल, मैंने भी यही सोचा बस अब यही जिंदगी है। जी। लेकिन जब मैं वापस आई, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, तो मुझे ऐसे मुझे लगा कि नहीं मुझे करना चाहिए। मैंने हस्बैंड से मजाक में जी। बोला कि मैं ऐसा करूं, तो उन्होंने बोला ठीक है। मैंने कहा मेरा ड्रीम है, तो बोले तुम्हारा ड्रीम है तो तुम पूरा करो, लाइफ एक बार मिली है तो करो। मैंने कहा बिल्कुल। ठीक है। मेरे हस्बैंड मुझे लेके गए, मैंने पार्टिसिपेट किया। जी। तो ऐसा नहीं है आप कि जो आपको पैसे से ही हर चीज आपको मिलेगी, बिल्कुल। ऐसा नहीं। आप सोचो, आप एक बार दो बार करो, आप जरूर उसमें सक्सेस होगे। अगर आपने सोचा है कि मुझे करना है, तो आप उसमें बिल्कुल, आप उसमें विनर होगे। बिल्कुल। क्योंकि मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है, मैं बहुत चीजों को मैंने फेस किया है, मेरे हस्बैंड ने भी फेस जी। किया है। आज इतना कुछ करने के बाद आज मेरी एक अच्छी पहचान बनी, आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है प्रीति जी। आज आपको पूरे हमारे देश के साथ साथ अब आपको दूसरे देशों में भी यहाँ पर अपनी एक अलग पहचान मिली है। लेकिन अगर प्रीति जी की, अगर हम लोग एजुकेशन की बात कर लेते हैं, शिक्षा की बात कर लेते हैं, तो कहाँ से शुरुआत हुई? एजुकेशन की भी सर, मैं भी बहुत, मैंने ग्रेजुएशन किया है। जी। मैं प्रतापगढ़ से मैंने पढ़ाई की, फिर मैंने जी। ग्रेजुएशन किया। मैं भी बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बहुत ज्यादा। बस ये था मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, मुझे जी। ये था कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। मैं यहाँ युगांडा में भी आई, बहुत लोग डरते हैं मिलने से। मैं यहाँ पे इस समय बुसोगा टूरिज्म की मैं जी। ब्रांड एम्बेसडर हूँ। जी। क्योंकि मुझे ये था कि मुझे यहाँ कुछ करना है। मैंने बिल्कुल। कांटेक्ट नंबर यहाँ पे निकाला, मैं लोगों से बिल्कुल। मिली। और उनकी इंग्लिश में मेरी इंग्लिश में बहुत फर्क है, लेकिन जी। तो भी मैं, मुझे लगा जो भी है, गलत सही जो भी है, मैं अपने जी। हिसाब से उनको बात करती हूँ, समझाती बिल्कुल। हूँ। बिल्कुल। और आज की डेट में मैं बुसोगा टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर हूँ 2019, और मैंने क्राउनिंग भी किया है मिस बुसोगा जी। का, बुसोगा क्वीन का। जी। तो ऐसा नहीं कि आप पढ़े लिखे हो तभी आप आगे बढ़ सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको ये सोचना है कि मुझे ये करना है, तो आप धीरे धीरे हर चीज सीखोगे। जब आप सोचोगे कि मुझे ये करना है ना, तो आप फिर जी। कहीं भी नहीं देखोगे। अब मैं खुद भी बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि मेरे पास बहुत बड़ी डिग्री है जी। क्या है। हाँ, मेरे अंदर हर चीज सीखने का, करने का एक जज्बा है और एक कॉन्फिडेंस है कि मुझे ये करना है तो करना है। मुझे बिल्कुल। कहीं कोई शर्म नहीं है। आप अपनी हर हर इंसान अपनी शर्म निकाल दे कि नहीं मुझे लोग क्या बोलेंगे, या मैं जी। यहाँ गलत हो जाऊंगी, लोग मुझे हंसेंगे। नहीं, अपनी आप शर्म निकाल दीजिए कि लोग हंसेंगे, सोचेंगे, सब कुछ आप भूल जाइए, हंसने दीजिए, बोलने दीजिए। आप गलत बोल रहे हो, बोलो, लेकिन आप एक कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल, लेकिन ये इतना लंबा सफ़र आपका रहा है प्रीति जी, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ भी आती हैं जीवन काल में। ऐसी क्या कुछ कठिनाई इस तरह नहीं की क्या? जी। सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो जी। यूपी की मैं बहू, कुंडा की बहू हूँ, जी। रघराज जी। कुंडा। वहां पे आप जाएंगे तो देखेंगे कि वहां का कल्चर क्या है, सर पे जी। पल्ला रखना। तो मैं एक बहू भी हूँ, जी। और मैंने ये बहू के साथ साथ किया। मेरी ससुराल में भी जब मेरे लोगों ने पोस्टर देखे, हुँ। छोटे कपड़े में देखे, तो सबने जी। बहुत कमेंट्स किया। मेरे हस्बैंड को भी उनके फ्रेंड लोग ने बोला कि तुम अपनी बीवी को कहाँ भेज रहे हो, वाइफ को जी। कहाँ भेज रहे हो, ये गलत है वो। लेकिन मेरे हस्बैंड ने किसी की सुनी नहीं, बोले जी। ठीक है, वो जा रही है, उसको जहां तक जा रही है वो ठीक है, मैं हूँ यहाँ पे, आप लोग टेंशन मत लो। बहुत जी। मेरे हस्बैंड को भी लोगों ने कमेंट्स किया, मेरी फैमिली में भी आता है, अभी भी लोग बोल देते हैं। तो अब हम हर चीज सबको रोक नहीं सकते, लेकिन बिल्कुल। ससुराल में मैंने सबको समझाया कि अभी मैं मिसेज एशिया हो गई, आप मुझे बहू के हिसाब से देखते हो, इसलिए आपको जी। बुरा लग रहा है। ऐसा नहीं, अब मेरी भी एक अच्छी पहचान है। मैं ससुराल आती हूँ तो मैं साड़ी में जाती हूँ, मैं अपने जी। लखनऊ में रहती हूँ तो मैं अपने हिसाब से जहाँ पे मुझे जाना है तो मैं सब कुछ वैसे ही फॉलो करती हूँ। और शुरुआती सबके में आता है, मेरे में भी आया, मैंने भी अपनी जी। फैमिली में फेस किया है, क्योंकि मैं एक बहू हूँ। और जी। जहाँ पे सिर्फ साड़ी पहनना है, जीन्स अलाउ नहीं है। तो बिल्कुल। सोचिए कितना मैंने फेस किया होगा, या मेरे हस्बैंड ने भी कितना फेस किया होगा जब मेरे पोस्टर लगते हैं, मेरे मैगजीन लगते जी। हैं, या बिल्कुल। ऐसा कुछ भी मैं शूट करती हूँ। लेकिन कभी, हाँ, मैंने हर चीज अपने दायरे में किया, जो मेरे, जितना मेरे जी। हस्बैंड ने मेरे को परमिशन दी। बिल्कुल। तो वो थोड़ा, लेकिन देखिए, हर आप जी। कोई भी चीज करने निकलेंगे तो आपको ये आप सोच लीजिए कि आपको दुनिया की सुननी पड़ेगी, कमेंट आपको बिल्कुल। मिलेंगे ही।
तो सब चीज है, लेकिन आप उन सबको अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आपको अपनी पहचान बनानी है तो आप वो सब भूल जाइए, फैमिली क्या कह रही है, क्योंकि देखिए सब कहती है, जब अच्छा हो जाता है ना तो सब वही वही लोग आपकी फिर तारीफ करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एक तरफ तो प्रीति जी को अब विदेशों में भी पहचान मिली है, जान अपना एक अलग ही चेहरा निकल कर सामने है, और दूसरी तरफ एक बहू बनकर भी आप पूरा अपना एक कर्तव्य निभा रही हैं। दोनों चीज़ों को मैनेज कैसे करती हैं? इसमें कैसे दिक्कतें आती हैं या फिर कितना अच्छा भी लगता है? नहीं, दिक्कतें भी बहुत आई, जी, लेकिन इसमें मेरी माँ ने भी बहुत सपोर्ट किया है। मैं लखनऊ में रहती थी, मेरे जी, दोनों बच्चों को मैं अकेले छोड़ के जाती थी, तो मेरी मम्मी सपोर्ट करती थी इसमें। जी, तो मेरी मम्मी मेरे बच्चों को आके उनका टेक केयर करती थी, क्योंकि बिना जी, फैमिली के तो थोड़ा सा बहुत ही बिल्कुल, कठिन हो जाता है, क्योंकि आप शो में जा रहे हो, आप कहीं जज बन बिल्कुल, के जा रहे हो, और बच्चे वहां हम ले नहीं जा सकते। तो उसमें मेरी माँ का बिल्कुल, बहुत सपोर्ट रहा है। मेरी माँ अक्सर मेरे साथ आके मेरे बच्चों को देखती थी, उनकी वजह से पॉसिबल हो पाता था। मैं बाहर जाती थी, निकलती थी सारे शो इवेंट, या मुझे कभी लखनऊ के बाहर भी जाना पड़ता था, जी, तो मेरी माँ आके मेरे बच्चों को देखती थी, तब मैं सारी चीजें ये सब कर पाती थी। जी, बिल्कुल। चुनौतियाँ हर एक जीवन काल में रही हैं प्रीति जी, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र रहा हो। आप कैसे देखते हैं कि जो जिस तरीके से इतना बड़ा मुकाम आपने हासिल किया, और या फिर बाकी और क्षेत्रों की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो चुनौतियाँ किस में ज़्यादा देखते हैं आप? या फिर उन चुनौतियों का सामना कैसे किया जा सकता है? सर, वो अपने अंदर जब आप ठान लेते हो कि जी, कुछ आपको करना है, तो जी। वो अपने आप आ जाता है हर एक हुँ, चीज। मैं भी बहुत रोती थी, मुझे कोई कमेंट कर देता था या जी, बोलता है ऐसा है वैसा है, और आपकी बहू ऐसी है, कभी सास ने बोल दिया, या कभी कभी हस्बैंड भी बोल देते थे कि जी, तुम्हें इतना फ्रीडम दिया, लोग ऐसे बोलते ही है। तो मैं भी बहुत रोती थी, लेकिन लगता था नहीं, करना है तो करना है, अभी ठीक है, अभी लोगों ने बुराई कर ही दी है, कर दिया, क्या बिल्कुल, करना है, ये बिल्कुल। मेरी लाइफ है, मुझे अपनी पहचान बनानी है। तो मैं अपने आप को फिर अलग हटके मैं रखती थी। मैं अपने ससुराल में भी कहती थी कि आप मेरे को बहू की उससे देख रहे हो, इसलिए जी, आपको बुरा लग रहा है, लेकिन मेरी एक अपनी दुनिया में अलग पहचान है। तो मुझे वो भी मेंटेन करना है, ये भी मेंटेन करना है। बहुत कठिनाइयाँ आती, मैं आज भी, मुझे मेरे घर में सब बोल देते हैं कि कैसा ड्रेस है, ये है, वो है। लेकिन अभी मुझे यहाँ पे भी अपना मेंटेन करना है, ससुराल में भी करना जी, है। बिल्कुल। तो मैं ससुराल जाती हूँ, अब से साड़ी पहन के जाती हूँ। आप मुझे जी, देखोगे तो आप बोलोगे जी, नहीं, ये प्रीति है। तो क्योंकि एक सबको लेके एक चलना है, फैमिली को भी लेके, सास भी नाराज ना हो, बिल्कुल, फैमिली बिल्कुल। भी अच्छी रहे। तो मुश्किल तो होता है, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होगी चलेगा, लेकिन मेरी फैमिली भी हैप्पी रहे, मैं भी हैप्पी रहूं। बिल्कुल। तो उस हिसाब से मैं कुंडा जाती हूँ, तो मैं साड़ी उड़ी जी, पहन के जाती हूँ, लखनऊ रहती हूँ, तो मेरी सास को खैर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उन्होंने भी मुझे काफी सपोर्ट किया। उन्होंने भी बिल्कुल। बोला ठीक है, तुम यहाँ पे आती हो, तुम एक बहू की तरह आती हो, कभी जी, मैंने नहीं देखा कि तुमने कभी सूट पहना हो या जी, गाउन पहना हो या जीन्स पहना हो। तो मैंने उनको भी फिर खुश रखा, चलो ठीक है, जी, बिल्कुल। बिल्कुल, ससुराल में साड़ी पहन के जाते हैं, क्योंकि प्रीति बाहर जी लखनऊ आप में मेरा डिफरेंट लाइफ जी, स्टाइल है। जी, जी, बिल्कुल, क्योंकि बिना परिवार के सहयोग से इतना कुछ अचीव करना भी इतना आसान नहीं होता है। आप नहीं, जी, जी, भारत बिना जी, सपोर्ट के तो बिल्कुल नहीं, हस्बैंड का सपोर्ट तो मस्ट है, जी, क्योंकि अगर पति आपका साथ नहीं बिल्कुल, देता ना, तो फिर बिल्कुल, कोई आपका साथ नहीं देता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट शादी के बाद होता है, आपका हस्बैंड आपको कितना सपोर्ट करता है, बिल्कुल, क्योंकि ये उसके सबसे बगैर बड़ा सपोर्ट जी, के जी, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, ये पॉसिबल नहीं। या तो आप लड़ाई झगड़ा करके अलग होके आप अपने ड्रीम को पूरा कीजिए, जी, या फिर आप अपने हस्बैंड को मना के उनके साथ आप पूरा अपना ड्रीम पूरा कीजिए। तो बिल्कुल, हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ही, ब फैमिली का सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में। जी, बिल्कुल, ये बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन जिस तरीके से अगर हम लोग अपने यहाँ के कल्चरल की बात करें, जिस तरीके से हमारा समाज है, और फिर बात अगर हम लोग युगांडा की कर लेते हैं, उसमें क्या अंतर आप देखते हैं यहाँ पर प्रीति जी? सर, युगांडा का कल्चर तो बहुत जी, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, जी, इंडियन कल्चर बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कल्चर को यहाँ पे भूल गए जी, हैं। हम आज भी यहाँ पे अपना कल्चर फॉलो करते हैं। जो हम लोग का आज भी दीपावली होता है तो हम इंडियन ही ड्रेस वेयर करते हैं। जो जैसा रहता है, ऐसा नहीं कि हम फॉरेन में रह रहे हैं तो हम अपना कल्चर मैंने भूल गए। इंडिया और युगांडा के कल्चर में सर बहुत ही फर्क है। वो शायद हम तो शायद हम नहीं फॉलो कर सकते हैं पूरी तरीके से। हाँ, बिल्कुल, थोड़ा बिल्कुल। सा मैंने फॉलो किया है, क्योंकि यहाँ के लोगों में जब मुझे जाना होता है जी, तो मुझे उनके हिसाब से हर चीज करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा ना लगे कि ये अपना इंडिया का अलग। तो मैं उनको उनके हिसाब से उनमें घुल के सारी चीजें करती हूँ, उनकी तरह मिक्स होके करती हूँ। लेकिन एक बिल्कुल, दायरा है मेरा कि कितना मुझे करना है। तो ऐसा बिल्कुल। नहीं है, इंडिया का और युगांडा का सर बहुत ही कल्चरल डिफरेंट है। तो मैं अपने कल्चर को लेके भी चलती हूँ, या और
अपना यहाँ युगांडा का कल्चर भी फॉलो करती हूँ, पर उतना करती हूँ कि जितना मैं कर सकूं मेरी फैमिली को, और मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। जी, बिल्कुल। और अब एक मेरा आपसे ये सवाल है, क्योंकि ये सबके लिए ज़रूरी भी है और ख़ास भी और अहम भी है। फ़िटनेस का राज क्या है प्रीति सिंह का? जी। खाने का ख़्याल कैसे रखती हैं आप? जी। सर, फिटनेस का कोई राज नहीं है, जिम, जी, एक्सरसाइज और अच्छी डाइट। और जब सर आप काम करते हो ना, जब आप सोशल बिल्कुल, वर्क करते हो और आप बिजनेस करते हो, तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी फिट रहती है। आप दिन भर घर में बिल्कुल, खाना बनाए खा के सो गए तो सर आपकी बॉडी बिल्कुल अच्छी नहीं रहेगी। आप वर्क करते रहिए। अगर आपको बिल्कुल। अच्छी बॉडी फिटनेस चाहिए तो आप हुँ, जिम के साथ अच्छा डाइट लो, और आप एक्टिव रहोगे। आप एक्टिव रहोगे बिल्कुल। तो आपकी बॉडी सर वैसे ही अच्छी रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। प्रीति, जैसा कि आपने शुरुआत में ही बताया कि आप समाज सेवा से भी जुड़ी रही हैं। तो किस तरीके से आपने काम जी, किया? जी। किस तरीके से आपने समाज में अपना योगदान दिया जिसका लोगों को सीधा फ़ायदा भी हुआ है, लोगों ने सीधा फ़ायदा उठाया हो? सर, मैं जब मुझे एक अच्छा फ्रेम मिला इंडिया में, तो जी, लोग मुझसे ऐसे ही जुड़ते गए। तो उसमें बहुत लोग जी, ऐसे सोशल वर्क के थे, तो उन्होंने बोला, प्रीति जी आप यहाँ पे थोड़ा सा सोशल वर्क का काम कीजिए, यहाँ पे ऐसा जी, कीजिए। तो मुझे लगा करना चाहिए। हम जब अपने बिल्कुल, नीचे देखते हैं ना तो सर बहुत तकलीफ होती है। ऊपर देखते हैं तो लगता है ये कम है बिल्कुल। वो कम है, लेकिन जब हम अपने नीचे देखते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ हुई कि दुनिया, किसी के पास भगवान ने बहुत कुछ दिया है, यहाँ पे बिल्कुल। लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। तो भगवान ने मुझे अगर दिया है इतना, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं शादी के पहले मैंने भी बहुत सरवाइव किया, मेरे पिता नहीं थे, तो बिल्कुल। मैं उस चीज को जानती हूँ हुँ, कि कमियां और जो चीज नहीं मिलती है तो कैसा फील होता है। तो बिल्कुल। लोग मुझसे जुड़ते गए। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो लखनऊ में भी उनके एनजीओ हैं, दिल्ली में हैं, तो मैं वहां पे सबको सपोर्ट करती हूँ। फिर मेरे कुंडा में भी बहुत मेरे भाई साहब का स्कूल है, जी, उसमें मैं सपोर्ट करती हूँ। तो जी, जो मेरे से ऐसे होता है ना, तो मैं ऐसा सब मतलब प्रोफेशनल ऐसा दिखा के नहीं किसी को करती हूँ। जी, हाँ, जो मेरे जिससा होता है, जितना मेरे से होता है, वो मैं कोशिश करती हूँ कि जो मैं जितना अपनी तरफ से लोगों को दे पाऊँ, जितनी मैं जी। हेल्प कर पाऊँ, वो मैं उनको करूँ। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा कदम है जो आप लगातार उठाती रही हैं। आपसे मेरा प्रीति जी अब आखिरी सवाल है। हमारे जो युवा वर्ग है, जी, चाहे वो हमारे यहाँ पर जो जी। है बेटियाँ हों या फिर हमारे बेटे हों, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि आप निकलिए, आप अपने जी, ड्रीम को फुलफिल कीजिए और अपनी फैमिली को लेके करिए। जी, ऐसा, और अपने कल्चर को कभी भी आप मत भूलिए। आपका जो कल्चर है, आप इंडियन हो, जो आपके संस्कार हैं, वो आप कभी भी मत भूलिए कि आप अमेरिका हो, लंदन हो, क्या हो, जी, ऐसा-ऐसा नहीं। आप अपना कल्चर भी फॉलो कीजिए, अपनी फैमिली को भी लेके चलिए और अपना एक अलग पहचान भी बनाइए। तो उस चीज़ में अलग ही मज़ा है, अलग ही खुशी है। जब आपकी फैमिली आपके साथ होती है और आप अपने कल्चर को भी लेके चलते हो, तो हुँ, आपको एक अलग ही खुशी मिलती है। और अभी जब से मोदी जी हुए हैं, तब से तो अपने बिल्कुल, इंडिया का आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में नाम हो रहा है। पहले तो लोग बिल्कुल, इंडिया की थोड़ा कम थी वैल्यू। हाँ, लोग शर्माते थे कि हम इंडियन हैं, साड़ी पहन लिया है, यहाँ जी, साड़ी पहन के गए हैं तो गँवार लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जी, जब से मोदी जी भी आए हैं, तब से इंडिया का तो और भी बहुत अच्छा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि जो सूट पहन लिया है वो गँवार है, जो जी, साड़ी पहन लिया है वो गँवार है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके जो अपने संस्कार हैं, आप अपनी फैमिली को लेके, अपने ड्रीम को लेके पूरा कीजिए, उनसे बात कीजिए। अभी तो बहुत ही जी। इंडिया चेंज हो रहा है और सब आगे बढ़ के आ रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। तो अपने संस्कार को, अपनी कल्चर को लेके आप आगे बढ़िए। बिल्कुल और कहीं और न कहीं आज की डेट में जी, मोदी जी की वजह से तो जी, इंडिया का हर जगह बोलबाला है। आजकल तो युगांडा में लोग हिंदी सीख रहे हैं, यहाँ पे जी, बहुत लोग नमस्ते बोलते हैं, बहुत जी, लोगों को हिंदी आ गई है। और मेरे से तो इंडिया से साड़ी मँगाते हैं कि आप मेरे जी। लिए यहाँ पे साड़ी लेके आइए। प्रीति जी, आपने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ज़िक्र किया। कितना बदला हमारा हिंदुस्तान? जी, नहीं, जो मैंने बहुत बदला है सर। पहले जी, मैं खुद भी फील करती हूँ, बहुत चेंज हुआ है। अभी इंडिया का नाम जी, हर वर्ल्ड में जब से मोदी जी आए, युगांडा में जी, भी सब मोदी जी को जानते हैं कि जी, मोदी जी हैं, बहुत ही चेंज हुआ है। अभी सब इंडिया के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। अभी यहाँ के जी, अफ्रीकन लोग, जितनी मेरी फ्रेंड है, यहाँ तक जी, कि जो बुसोगा टूरिज्म की मिनिस्टर हैं, जी, मिस हेलना, जी, वो तक साड़ी पहन रही हैं। जी, उन्होंने मेरे से बोला, इस क्योंकि मोदी जी ने, पहले क्या होता था, हमें हिंदी बोलने में शर्म आती थी। मैं तो यहाँ जी, पे हिंदी बोलती हूँ, हिंदी ही अधिकतर लोगों को सिखाती हूँ। जी, मुझे कोई शर्म नहीं है हिंदी बोलने में।
मैं जी हर जगह हिंदी ही बोलती हूँ, और यहाँ पे बहुत लोगों ने हिंदी सीखा भी है, बहुत जी ऐसे अफ्रीकन ने जिनको थोड़ी बहुत हिंदी आती है, नमस्ते जी करते हैं। तो मोदी जी के आने से बहुत ही चेंज हुआ है, और बहुत ही आगे और भी बहुत सारी चीजें चेंज होगा। मोदी जी ने बहुत लड़कियों को भी सपोर्ट जी किया है। अब पढ़ा लोग पढ़ रहे हैं, उनको लैपटॉप दिए प्रोवाइड जी बिल्कुल। करवा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में। तो ये मोदी जी के आने की से लड़कियों को बहुत अच्छा हुआ है। प्लस यूपी में मैंने देखा है जो बहुत जी सारी ये क्राइम्स होते थे उसमें जी बहुत चेंजेस आया है, तो बहुत चलिए डेवलप हुआ है प्रीति अभी जी, इंडिया। मुझे लगता है कि राजनीति से भी आपका बड़ी बारीकी से ताल्लुक है, आप जानकारी रखते हैं। तो क्या लगता है आपको इस बार उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? चुनाव चल रहा है, 10 मार्च को नतीजे आ रहे हैं। सर जब तक मोदी और योगी है तो तब तक जी कोई नहीं आने वाला है सर। मेरी ये सोच है, जब तक जी दोनों हैं तब तक अब उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। क्योंकि योगी जी के आने से जो यूपी में बहुत ही ज्यादा क्राइम था, लड़कियों को लेके जी सेफ्टी नहीं थी, बहुत ही चेंज था। अब तो 100 नंबर पे भी सुना है जी गाड़ियों में जी टू जीपीआरएस लगा जी दिया है। तो इस समय पहले पुलिस जो है 10 घंटे काम करती थी, अभी 34 आवर्स काम करती है। जी तो बहुत सारी अभी ये गुंडागर्दी वो कम, क्योंकि अपने देश में इम्पोर्टेंट सबसे बिल्कुल ज्यादा है सेफ्टी लड़कियों बिल्कुल की। बिल्कुल। इसी वजह से लोग माँ बाप सपोर्ट नहीं करते थे, 6 o'clock जी बोलते थे अब घर वापस आ जाओ। क्यों? क्योंकि डरते, हर माँ जी बाप डरते हैं। तो उनमें एक डर था कि मेरी बेटी सेफ नहीं है, इसलिए बोलते थे दिन में जो भी काम करना हो करो, रात में अंधेरा जी होने से पहले करो। लेकिन योगी के आने से ये सब चीजें बहुत चेंज हुई हैं, बहुत लड़कियों को जी वोट मिला है, क्राइम कम हुआ है। तो ये सब मैंने देखा है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है देख के कि अपनी इंडिया में इतना कुछ लड़कियों के लिए हो बिल्कुल, रहा और है। उम्मीद करते हैं कि आगे जी और जी सर योगी ही जी आने जी हैं। बिल्कुल, 10 मार्च मैं को। मैं जी यहाँ से बैठ के जी जो देख रही हूँ जी न्यूज में, वो योगी ही आने हैं, क्योंकि उन्होंने किया है, बहुत सारे काम किए, तो जी योगी ही आने हैं, ये मेरा विश्वास है। वैसे मुझे बिल्कुल पता प्रीति नहीं, जी, लेकिन मेरा क्योंकि जी दिल है बिल्कुल, कहता है कि योगी जनता ही आए। जनार्दन है। और अब देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर किस पार्टी हाँ, को जनता का समर्थन यहाँ पर मिला है। और शुक्रिया आपका, आपका विस्तार से आपका बातचीत करने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त निकाला विस्तार से बातचीत करने के लिए। मच मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करने में और अपने ये सारी चीजें शेयर करने में। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया मैम। और आपको बता दें कि जिस ओके तरीके से ओके। हमारे साथ प्रीति सिंह है, जो कि लखनऊ से ताल्लुक़ रखती हैं, अभी युगांडा में है, और किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश से चलकर जो है सफ़र जो है युगांडा तक का तय किया, वहाँ पर बिजनेस भी करती हैं और लगातार जो है अलग अलग क्षेत्र में जिस तरीके से पहचान बनाई है। एक तरफ एक बहू का किरदार जो होता है परिवार में, उसको भी निभाया जा रहा है, और दूसरी तरफ अपना जो करियर है, जो बिजनेस है, उसको भी लगातार लेकर के साथ चल रही हैं। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम खेत खलिहान और किसान। आज हम बात करेंगे यहां पर बैंगन और फूल गोभी की फसल को लेकर कि आखिरकार बैंगन और फूल गोभी की फसल को कैसे उगाया जाए, किस तरीके से यहां पर इस फसल को उगाकर आप सभी किसान भाई जो है मुनाफा कमा सकते हैं, किस तरीके से जो लोग यहाँ पर बैंगन और साथ ही फूल गोभी की यहाँ पर फसल को उगा रहे हैं तो वो कितना मुनाफा कमाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो है विस्तार से बातचीत करने के लिए उन किसान भाइयों से जो किसान यहाँ पर बैंगन और फूल गोभी की फसल को उगा रहे हैं एक लंबे वक्त से और यहाँ पर मुनाफा कमा रहे हैं, उनसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर नेशन 24 न्यूज़ की टीम अनूपपुर जिले के जरियारी पंचायत में पहुंची और उनसे बातचीत की, क्या है और किस तरीके से इस पूरी फसल को उगाते हैं। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं खेत खलिहान के हमारे इस कार्यक्रम में। आज हम आपको अनूपपुर जिले के एक ऐसे ग्राम पंचायत को ले चल रहे हैं जहां पे हम बैगन की खेती को लेकर के किसान भाई यहां पे काम करते हैं। किस तरह से बैगन की खेती की जाती है, इस पूरी जानकारी को हम अपने किसान भाइयों को दिखाएंगे और अपने की उस किसान भाई से आपको रूबरू कराएंगे कि किस तरह से इस खेती को करके एक अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। तो मेरे साथ इस वक्त जारी के एक किसान भाई हैं और उनसे परिचय पहले पूछते हैं कि उनका पूरा नाम क्या है। क्या नाम भाई साहब आपका? जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्कार करना चाहूँगा। मेरा नाम भारतपुरी है, मैं भी परासी से हूँ और ये हमारे दोस्त का फार्म है, आर के फार्म है और बहुत ही अच्छा फार्म है।
अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे काफ़ी लंबे स्तर पे यहाँ पे काफ़ी बैगन के बागान लगा हुआ है। काफ़ी खुशी हो रही है कि एक आदिवासी क्षेत्र में अगर इस तरह की खेती होती है तो किसान काफ़ी खुशहाल हो सकता है। तो ये खेती जब आप शुरुआत करते हैं तो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमको बताइए, यदि हमारा कोई किसान भाई इस खेती को करना चाहता है तो कैसे कर सकता है? जी, मैं तो चाहूँगा कि हर किसान भाई ये खेती का जो काम है, जो सब्ज़ी प्लांट का काम है, वो ज़रूर करें। इससे मुनाफा भी अच्छा है और फ़ायदा भी अच्छा है सभी को। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जुताई करते हैं। जुताई करने के बाद फिर कैसे हम कौन सा फसल तैयार करना है उस हिसाब से मांदा तैयार करते हैं। फिर मांदा तैयार करने के बाद क्या फसल लगाना है हमको, फिर फसल लगाते हैं। फिर होगा हार्वेस्टिंग, हमारा फसल के ऊपर डिपेंड करता है। कोई फसल है तो 60 दिन में, कोई 70 दिन में, ऐसे मतलब हार्वेस्टिंग चालू हो जाता है। अच्छा, जब आप इस फसल को शुरुआत करते होंगे तो काफ़ी दिक्कतें होती होंगी, किस तरह की दिक्कतें सामना करना पड़ता है आप लोगों को? हो गया फसल लगाते हैं तो हो गया कई तरह की बीमारियाँ भी आती हैं, तो उसमें सबसे पहले हमको ध्यान देना पड़ता है कौन सी बीमारी लगी, हमको क्या चलाना है। तो हो गया ज़्यादा हमको प्रॉब्लम होती है, कीटनाशक हो गया, फफूंदनाशक हो गया, इसका प्रॉब्लम होता है। तो टाइम पे टाइम हम उसको चलाते हैं। और फिर चलाने के बाद जैसे हमको तोड़ाई करना है तो अगर कीटनाशक हम लोग चलाते हैं तो कम से कम 2 से 3 दिन तक हम लोग उसमें तोड़ाई नहीं करते हैं। अच्छा, अगर कोई हमारा किसान भाई इस तरह की खेती करना चाह रहा है और इंटरेस्टेड है कि मैं भी इस तरह की खेती करके एक अच्छी आमदनी कमाऊं, तो उसके लिए किस तरह से इस खेती को करना चाहिए? नहीं करना चाहो तो बहुत ही आसान है इसके लिए। बस हो गया कुछ ज़रूरत कामें है उसको पूरा करना पड़ता है, कहाँ से इसके सामान आएंगे वो व्यवस्था करना पड़ता है, वो भी उपलब्ध हो जाते हैं। और ये अच्छा है, ये इसमें लागत भी कम है और बेनिफिट भी अच्छा है इसमें। अच्छा, और अगर रेट अच्छे मिलेगा तो और ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है इसमें। जैसे अगर रेट की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से एक बड़े व्यापक स्तर पे यहाँ पे आपका बैगन का खेत लगा हुआ है, तो क्या लग रहा है कि इस खेती को शुरुआती दर यदि 1 आध एकड़ से लोग को शुरुआत करना चाह रहे हैं तो क्या खर्च आते होंगे? हाँ ज़रूर, कोई किसान भी अगर चालू करना चाहते हैं तो 1 एकड़ 2 एकड़ से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें अच्छा है, इनका स्टार्टिंग से लास्ट लागत इनका कम से कम 2.5 लाख तक, लास्ट तोड़ने तक, ख़त्म होते तक लग सकता है। और बेनिफिट तो फिर आपके रेट के ऊपर डिपेंड है। कम से कम पर एकड़ आपको 1 से 1.5 लाख आराम से मिलेंगे। अच्छा जी। अच्छा, इसमें हमें अगर देखते हैं कि बहुत से ऐसे फल हैं जो काफ़ी वृद्धि उनकी नहीं हो पा रही है, छोटे साइज़ में दिख रहे हैं, तो वजह क्या है? क्या कोई ऐसी बीमारी है? नहीं, इसमें कोई बीमारी नहीं है। क्या होता है कि जैसे मतलब कि बैगन का तोड़ना होता है, कुछ बैगन साइज़ होने के बाद टूट नहीं पाता है। तो क्या है कि जो जितना भी खाद जाता है तो ज़्यादा मतलब उनके अंडर पे चला जाता है। तो जो बाकी छोटे पौधे होते हैं, जो छोटे फल होते हैं, वो उन तक मतलब खाद पहुंच नहीं पाता है। इसलिए इनका मतलब कि जो है मतलब वृद्धि नहीं हो पा रही है। इसके लिए आप तरफ से क्या, किस तरह का उपचार या रोकथाम किया जाता है कि इस तरह की जो वृद्धि रुकी है उसको आगे वृद्धि न रुके? उसके लिए क्या कुछ पहल आप किसान भाई आप लोग करते हैं? हाँ करते हैं, खाद चलते इसमें स्प्रे करते हैं हम लोग। और खाद चलता है, जैसे पोटास, ये सब चीज़ें खाद चलाते हैं हम लोग ताकि फल में वृद्धि हो। अच्छा, जिस तरह खाद की बात आ रही है तो खाद एक मात्रा कुछ ऐसा अपना लिमिट बना होगा कि हम अगर इतने एकड़ में अगर इस फसल को उगाते हैं तो कितना क्या मात्रा में क्या होनी चाहिए? जी, एक लिमिट बना हुआ है इसका। पर एकड़ हमको कितना खाद देना है, कितना क्या करना है, पर इसका लिमिट बना रहता है। ओवरडोज नहीं दे सकते, ओवरडोज देंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अगर 1 एकड़ में कोई हमारा किसान भाई इस खेती को करता है तो लमसम क्या होना चाहिए, कितना मात्रा में होनी चाहिए इसमें खाद वगैरह? खाद हो गया, सबका एक लिस्ट बना रहता है। अच्छा। जैसे पर एकड़ पे अपन कुछ देना चाहें तो पोटास 2 किलो कर सकते हैं। 12 जैसे सब खाद है तो 500 ग्राम, कोई 250 ग्राम, कोई 50 ग्राम, ऐसे करके खाद दे सकते हैं उसमें। अच्छा, जब अपन इस फल को लगाते हैं, लगाने के बाद ये हमारी फसल कब तक तैयार हो जाती होगी? लगाने के बाद हम हार्वेस्टिंग इसको 60 से 70 दिन में कर सकते हैं। अच्छा, चालू हो जाते, स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ फसल ऐसे होते हैं जो 50 दिन में तैयार हो जाती हैं, कुछ 60 दिन लगते हैं, ऐसे होती हैं। तो ये नहीं कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती? नहीं, मेहनत ज़्यादा नहीं है इसमें। बस ये है कि आपको इसमें अपना तन मन धन लगाना पड़ेगा, सुबह शाम आपको घूमना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, यही है, बस लगन होनी चाहिए। अच्छा, जैसे मौसम कभी कभार ख़राब हो जाता है, पत्थर वगैरह गिर जाते हैं, पानी ओले वगैरह गिरते हैं, तो उसको लेकर के क्या किस तरह से तैयारियाँ होती है? क्या उसमें नुकसान वगैरह होता है? जी, अगर ओले पड़ेंगे तो उसमें नुकसान होते हैं, पर उस चीज़ को हमको ध्यान रखना होता है कि किस टाइम पे ओले पड़ते हैं, उस टाइम पे हम ये खेती ना करें। क्या बचाव कर क्या करते हैं आप? उस टाइम पे हम खेती नहीं करते हैं। अच्छा, टाइम निकलने के बाद फिर हम लोग खेती करते हैं। नहीं, अगर फलों पेड़ों में फूल वगैरह आए हुए हैं या फल आए हुए तो क्या किस तरह से उनको बचाव करते हैं आप? उसके लिए आप स्प्रे कोई, उसके लिए सिर्फ एक ही है, अगर फल लग गया, तैयार हो गया, तो उसको नुकसान सिर्फ कीट है। अच्छा, तो उससे हमको बचाना है, उससे बाकी किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना धूप से ना छाँव से। जितना धूप पड़ेगा उतना हमको हार्वेस्टिंग ज़्यादा मिलेगा।
अगर हमारा कोई किसान भाई इस तरह की खेती करना चाह रहा है तो सबसे पहले उसको क्या क्या चीज़ की सावधानियाँ रखनी चाहिए इस तरह की खेती करने के लिए? खेती करने के लिए यही है कि जितने कचरे निकलते हैं इसमें उनको उनसे सेफ़ रखना है पौधे को। पौधे के आसपास कचरे नहीं होने चाहिए। जितना आप उनको सेफ़ रखेंगे उतना ज़्यादा हार्वेस्टिंग आएगा आपका। अच्छा जी। और क्या क्या सावधानियाँ रखनी होंगी? सावधानी के लिए यही कि आप अगर ये काम करते हैं हार्वेस्टिंग के टाइम पे अगर आप स्प्रे कराते हैं तो कम से कम 2 से 3 दिन आप ना तोड़ाएं। ये सबसे बड़ी सावधानी है, क्योंकि तब 2-3 दिन हो जाएगा तो उसका जो भी मतलब कीटनाशक का जो स्प्रे रहेगा उसका असर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, तो ये हमारे साथ एक किसान भाई थे जिन्होंने बैगन की खेती को लेकर पूरी जानकारी दे रहे थे और हम ये कह रहे हैं कि हमारे किसान भाई ऐसे खेती करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, कम स्तर से कम जगह से इस काम को शुरुआत कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे जो बैगन की खेती लगी हुई है, इस बैगन की खेती में अगर आप देख रहे होंगे तो ये ड्रिल सिस्टम के माध्यम से ड्रिप सिस्टम होता है, वैज्ञानिक आधुनिक तरीके से यहाँ पर खेती की जाती है। तो ये एक कतार बनाया गया है, कतार के माध्यम से पौधों को एक डिस्टेंस दिया गया है कि अगर यहाँ पे पौधे लगाए जा रहे हैं तो बड़े होने के बाद उसमें स्पेस मिल सके और अच्छे खासे वहाँ पे फल लग सकें। तो ये आप अगर मेरे पीछे देख रहे होंगे किस तरह से एक कतार लगाया गया है फलों को लेकर के। और यहाँ पे खूबसूरती इस बात की है कि जब देसी बैगन की खेती पहले होती थी उस समय इनकी जो पैदावार होती थी वो पैदावार से कहीं ये 8 से 10 गुना पैदावार यहाँ पे इस पद्धति के माध्यम से लोगों को मिलता है। आज ये छोटे छोटे जो फल दिख रहे हैं, फूल दिख रहे हैं, बहुत सारे चीज़ें, ये आधुनिक तरीके की खेती है जिसको किसान भाई यहाँ के लोग कर रहे हैं और एक अच्छा मुनाफा इसमें कमाया जाता है। ये ड्रिप सिस्टम होता है। ड्रिप सिस्टम में ये होता है कि यहाँ पे हमको पौधों के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है कि यहाँ पे एक सिस्टम होता है, मास्टर रूम होता है। उस मास्टर रूम से किसान भाई पूरी कंट्रोलिंग करते हैं कि हमको अगर उन पौधों में पानी पहुँचाना है या दवा छिड़काव करना है या कुछ भी करना है तो हम ड्रिप पाइप के माध्यम से वहाँ पे ये सप्लाई देते हैं। सिर्फ देख रेख करने की बात होती है कि यहाँ पे कोई फल वगैरह या पौधे में किस तरह से कोई नुकसान तो नहीं है, तो उसके देख रेख के लिए भी कीटनाशक पदार्थों का भी छिड़काव करते हैं। आप सबसे पहले जानकारी दें कि ये वैज्ञानिक पद्धति किस पद्धति के तहत इस खेती को किया जाता है? ये सर पूरा एग्रीकल्चर फार्मिंग के तहत ये सब पूरा किया जाता है। ये सब जितने स्टार्ट किए हैं सब एग्रीकल्चर फार्मिंग से ही स्टार्ट हुआ है और ये बहुत अच्छी पद्धति है। इसमें पौधा तैयार करने के बाद ड्रिप सिस्टम बहुत ही आसान तरीका है। इसमें आपको पौधे के पास जाना नहीं पड़ता, पौधे के पास खाद उसको ऑटोमेटिक मिलते हैं ड्रिप के माध्यम से। और जो हमारा ड्रिप पाइप है सर वो पर फीट पे उसमें होल रहता है जिससे पानी टपकते रहता है और कितनी मात्रा में हमको पर पौधे को पानी देना है उस चीज़ का हमको विशेष ध्यान रखा जाता है। हम अपने किसान भाई से भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई किसान भाई इस तरह की खेती करता है तो उसको मार्केट को तलाशने के लिए कैसे क्या करना पड़ता है और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अगर कोई किसान इस तरह से खेती करता है तो मार्केट में शुरुआती दौर में तो काफ़ी दिक्कतें होंगी, तो कैसे वो अपने प्रोडक्शन को लेकर के मार्केट में पहुँचे और किस तरह से उसको क्या करना पड़ेगा? जी, क्या होता है कि अगर आपकी हार्वेस्टिंग अच्छी है, फसल आपका अच्छा है तो हम जैसे हमारा जो जितना भी प्लाट का जितने भी हार्वेस्टिंग होता है सब अनूपपुर पे जाता है। हमारे एक संतोष भैया करके हैं, संतोष शंभूशरण, वो अच्छे मतलब हमारे प्रति है वो। तो हमारे जितने भी हमारा हार्वेस्टिंग होता है उनकी पूरी सेलिंग वो करते हैं। तो अगर कोई किसान भाई करना चाहें तो बिल्कुल संपर्क करें, हम उनको बताएंगे भी और समझाएंगे भी कि अच्छी चीज़ है और कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आखिरी में और बताएंगे कि इतनी बड़ी खेती का व्यापक स्तर पे किया जा रहा है तो आपको ये सोच कैसे है कि इस तरह खेती करके एक अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है? इससे पहले हम क्या है, पहले नेटा फेम कंपनी में थे, वहाँ पे पाइप डीलिंग का जो काम था वो करते थे। फिर ऐसे ही हम लोग देखे बाहर कि बहुत अच्छी उत्पादन भी हो रही है, बाहर किए 2-4 साल बाहर किए। उसके बाद मन में एक ख्याल आया कि जब बाहर कर ही रहे हैं तो खुद का करना चाहिए। फिर उसके बाद फिर हम लोग खुद का स्वयं करने लगे। यानी कहीं ना कहीं से प्रेरणा आपको मिला, उसके बाद ही आपने इस काम को शुरुआत की है। जी, चलिए, जब ये शुरुआत की है तो इसके लिए क्या सरकार की तरफ से कुछ सब्सिडी वगैरह या कोई सुविधा वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को मिलती होगी? नहीं, ये पूरा सेल्फ था हमारा। अच्छा, सेल्फ है जी। तो ये सरकार कोई सुविधा इस खेती बाड़ी इसमें नहीं दे रही? जी नहीं। अच्छा, मिलता है, अगर कोई भाई किसान भाई करना चाहे तो सब्सिडी भी मिलता है, बीमा भी करा सकते हैं आप अपना, सब सुविधा मिलता है, सरकार से पूरी सुविधा मिलती है। कितना सरकार सुविधा देती है इस खेती के लिए? सरकार इससे 30 से 40% देती है आपको। जो लागत होती है उसका 30 से 40% देती है सरकार। जी। चलिए, तो ये किसान भाई पूरी जानकारी दे रहे थे और नेशन 24 न्यूज़ लगातार अपने किसान भाइयों को खेती बाड़ी से जुड़ी हर जानकारी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और हम अपने किसान भाइयों को यही कहेंगे कि इस तरह की खेती बाड़ी करके एक अच्छी आमदनी कमा सकते हैं, बेरोज़गारी दूर कर सकते हैं
दूसरे लोगों को भी इस तरह का रोज़गार दे सकते हैं। नेशन 24 न्यूज़ चैनल के लिए अनूपपुर से लतीफ़ अहमद सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर जरियारी पंचायत के किसान यहाँ पर जो है फूल गोभी और साथ ही बैंगन की फसल को उगाकर यहाँ पर जो है अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। विस्तार से बताया और आपने देखा कि कैसे यहाँ पर ये किसान अपनी फसल को उगाते हैं, कब और किस तरह से यहाँ पर कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, कब और कैसे अपनी फसल को उगा सकते हैं, कब और कैसे यहाँ पर उसमें पानी देना है और फिर बाजार में कैसे उसको लेकर जाना है, कितना खर्च आएगा और कितना मुनाफा होगा। इन किसान भाइयों ने विस्तार से बताया। अगर आप भी फूल गोभी और बैंगन की फसल को उगाना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप भी अपनी फसल को उगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगली बार फिर हम एक अच्छी फसल की जानकारी लेकर आपके सामने आएंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किसान भाई अपनी फसलों को कैसे उगा रहा है और कैसे मुनाफा कमाता है। फिलहाल मेरे साथ हमारे खास कार्यक्रम खेत खलियान और किसान में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम खेत खलियान और किसान। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर बसे परासी और चलचली पंचायत की। वहां पर किसान कैसे लौकी और साथ ही टमाटर की फसल को उगा रहे हैं, किस तरीके से फसल को उगाकर वो अच्छा मुनाफा कमाते हैं। आप देखिए हमारे इस खास कार्यक्रम को। विस्तार से हम आपको बताने की यहां पर कोशिश करेंगे कि आखिरकार किसान कैसे अपनी इस टमाटर और लौकी की फसल को तकनीक के माध्यम से उगा रहे हैं, कम खर्च में अच्छा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। ये किसान भाई किस तरीके से शुरुआत से अपनी फसल को उगाने का काम करते हैं और कैसे अच्छा जो है मूल्य इनको यहां पर मिलता है, क्योंकि इनकी फसलें अच्छी उन्नति की होती हैं। कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाने का काम ये यहाँ पर किसान कर रहे हैं और इसका सीधा फायदा यहाँ पर इन किसानों को मिल रहा है। विस्तार से बातचीत करने के लिए नेशन 24 न्यूज़ की टीम यहाँ पर पहुंची और इन सभी जो है किसान भाइयों से बातचीत की कि आखिरकार टमाटर की खेती अगर किसी को करनी है और लौकी की खेती अगर किसी को करनी है तो किस प्रकार से अपनी यहाँ पर खेती को कर सकते हैं। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं खेत खलियान कार्यक्रम। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको लौकी से खेती के बारे में बताएंगे कि लौकी खेती किस तरह से की जा सकती है। हमारे साथ किसान भाई हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हम इस लौकी खेती को किस तरीके से एक आधुनिक तरीके से करके एक अच्छा बेनिफिट यहाँ पे कमा सकते हैं और लोग अगर इस खेती को करते हैं तो एक अच्छा खासा उनको भी फ़ायदा हो सकता है। ये सारी जानकारी को लेकर के हम आज छत्तीसगढ़ के ग्राम पंचायत आपका परासी पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे हम कि एक किसान भाई हैं जो कि अच्छे बड़ी संख्या में खेती का काम कर रहे हैं यहाँ पे, चाहे टमाटर की बात कर लें या फिर लौकी खेती की कर लें या फिर अन्य सब्जियों की बात कर लें, तो कई तरीके की किस्म की सब्जियाँ उगाते हैं। तो आज हम खेती के बारे में जो चर्चा करने जा रहे हैं, लौकी खेती के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस खेती को हम किस तरह से कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय केवट है और मैं ग्राम पंचायत परासी का निवासी हूँ और हम लौकी खेती सितंबर से करते हुए आ रहे हैं। लगभग 1 तारीख को हमने इसका बीज लगाया हुआ था और इसमें 50 टन का हमको प्रोडक्शन मिला है और लगभग 6 लाख का इसमें हम मुनाफा कमाया है और अभी कुछ टाइम इसका और प्रोडक्शन चलेगा। ठीक। अच्छा, जब इस खेती का आपने शुरुआत किया होगा तो कहीं ना कहीं से इसकी ट्रेनिंग वगैरह लिए होंगे, तो कहाँ ट्रेनिंग करने गए हुए थे आप लोग? ये ट्रेनिंग तो वैसे करने में कहीं नहीं गया था, पर यहीं जो भी मतलब काम के हिसाब से एक्सपीरियंस लिया हूँ मैं। काम करते करते ही एक्सपीरियंस मिला है, वैसे कहीं खास ट्रेनिंग नहीं हुआ है मेरा। अच्छा, तो अभी आपने जो लौकी की फसल यहाँ पे उगाए हुए हैं, कितने एकड़ में है ये पूरी फसल? ये 2.5 एकड़ में लौकी का फसल लगा हुआ है। तो 2.5 एकड़ में लौकी बीज जो है लगा हुआ है और कम से कम इसमें डेली इस समय जो है, अभी तो लास्ट सीज़न चल रहा है लौकी का, और इसमें ज़्यादा नहीं 10 से 15 कुंटल का प्रोडक्शन आता है डेली अभी, क्योंकि लास्ट चल रहा है। शुरू में तो 15-20 कुंटल आता था जी। तो अभी जैसे अगर कोई किसान भाई इस तरह की खेती करना चाह रहा है इस आधुनिक तरीके से, तो क्या लागत आती है इतनी बड़ी खेती करने के लिए? जी, इसमें अपना लागत आया था, लौकी में अपना 2.5 लाख का लागत आया था जी।
अगर 2.5 लाख हम लगाते इस खेती में तो कितना मुनाफा कमा ले सकते हैं इसमें? आप 6 से 7 लाख आराम से कमा सकते हैं। अच्छा। जी। अच्छा, जिस तरह से आप ये खेती जब करते होंगे तो इसका मार्केट भी कहीं ना कहीं आप तलाशे होंगे कि ये सप्लाई कहाँ जाती है आपकी? हमारा सीधा सप्लाई अनूपपुर मंडी जाता है, और वैसे अपना लोकल हम बिक्री नहीं करते हैं, सीधा मंडी भेजते हैं यहाँ से। तो ऐसे जो हमारे किसान भाई आपको देख रहे हैं और यदि वो इस तरह की खेती करना चाह रहे हैं तो उनके लिए किस तरह से आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो लोग भी इस तरह खेती करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकें? जी, लौकी में बोला जाए तो कम लागत के साथ ज़्यादा मुनाफा कमाया जाता है। इसमें हमने पहले क्या किया था कि इसके पहले हमारे इसमें करेला लगा हुआ था, इसके और जो भी अपना मल्चिंग सेट है, पाइप सेट है, ये बांस खूंटा, कैन वगैरह जो भी रस्सी है, ये पहले लागत में ही कंप्लीट हो गया था। तो इसके बाद जो लौकी लगा उसमें कम लागत से हमारा कंप्लीट हो गया। जी। अगर हम इस स्टैंड की बात करते हैं, जिस तरह से यहाँ पे सेटअप आपने बैठाया हुआ है, तो अगर कम बजट से कोई स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या इसके लिए कोई विकल्प ऐसा कुछ है कि उसको नए तरीके से अपन कर सकें? नहीं, बजट तो सब लगेगा ही लगेगा, जितना लगता है लागत वो तो कंपलसरी है, लागत के बिना कुछ होता है ही नहीं, है ना। अच्छा, जैसे कि आप जिस फसल उगाते हैं तो कहीं यहाँ पे तमाम तरीके की कीटनाशक दवाइयों का भी इस्तेमाल करते होंगे। किस तरह की कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जब यहाँ पे किसी का रोग लगता होगा? जी, इसमें हम लगभग 10 दिन में कीटनाशक छिड़काव करते हैं, और उसके बीच में हम फफूंदनाशक भी छिड़काव करते हैं। और जैसे बारिश हुआ तो उसमें फफूंदनाशक ज़रूरी होता है, और खाद भी इसमें हम देते हैं 3 दिन में, हफ्ते में 3 दिन खाद भी देना ज़रूरी होता है, जिससे अच्छा उत्पादन मिलता है हमको। जी। अच्छा, जब शुरुआत में आप इस तरह का आप फसल उगाते हैं तो शुरुआती दौर से किस तरह से आप चालू करते हैं कि आपको फल आने तक आपको कितना मेहनत करना पड़ता है? क्या क्या स्टेप बाय स्टेप बताएं हमारे किसान भाई को। शुरुआत में जैसे हमने बीज इसमें लगाया, उसके बाद इसमें अपना कुछ 2-3 दिन सिंपल पानी, सादा पानी देना होता है। उसके बाद खाद का शेड्यूल धीरे से इसमें लगाया जाता है, तो धीरे धीरे और खाद का शेड्यूल बढ़ाया जाता है। ग्रोथ के साथ खाद का भी शेड्यूल बदलता है, इसी तरीके से ये ग्रोथ करता है। फल फूल आता है तो खाद का मतलब शेड्यूल है जो बदला जाता है, ठीक, उसके साथ ये ग्रोथ करता है। ठीक। अच्छा, कुछ बीमारी के बारे में बताएं, कैसे है किसान भाई इसको पता कर पाएंगे कि इसमें कौन सी बीमारी लगी? कुछ ऐसी जानकारी अगर है तो बता सकते हैं आप हमारे किसान भाइयों को कि आप इस अगर लौकी की फसल में किस ऐसा रोग लगता है तो ऐसा कुछ यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी पत्ते सूखे भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या वजह थी ये पत्ते सूखे? जी, पत्ते सूखने की वजह यह है क्योंकि अभी लास्ट सीजन में है, जो पुराने पत्ते आए थे वो सूख गए हैं, अब नए पत्ते आ रहे हैं वो हरे हैं, लेकिन इसमें कुछ बीमारी उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या बीमारी इसमें होती है और किस तरह से इसकी रखरखाव अपन कर सकते हैं। किसान भाई बताएं, आप हमारे किसान भाई आपको देख रहे हैं और जी देखिए ये किस तरह से बता रहे हैं कि क्या इसमें बीमारी किस तरह से होती है और इसमें गुणवत्ता को लेकर के क्या कमी होती है और कौन सी बीमारी होती है वो बताएंगे हमारे किसान भाई। क्या क्या होता है इसमें? देखिए, जो लौकी है ये ग्रोथ नहीं कर रहा है और साथ में टेढ़ा है, और इसके लक्षण ये हैं कि ये खाद सही से नहीं पा रहा है और दवाई का छिड़काव सही से इसमें नहीं हो पाया है, इसी कारण से ये इस प्रकार से है, ठीक है। और इसके लिए हम एक पत्ता को आपको दिखाएंगे, लीफ को, कि इसमें क्या बीमारी है। देखिए, ये आप पत्ता देख सकते हैं, लौकी का पत्ता है, इसमें कुछ सफ़ेद टाइप से कलर आ गया है। ये कलर जो है इसको बोलते हैं पाउडरी कलर है, ये पाउडरी की वजह से हो गया है। काफ़ी देर से इसमें दवाई स्प्रे ना होने के कारण ऐसा इफ़ेक्ट आया है। जी। अच्छा, इस तरह की कई बीमारियां होती हैं इसमें। जी जी। जो यहाँ पे जो पैदावार होती है पैदावार कम हो जाती होगी इस बीमारी की वजह से। जी जी। और क्या क्या इसमें बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं? इसमें वही कीटनाशक है। अच्छा। और यही अपना पाउडरी बता दिया, और इसी तरह के बीमारी खास तौर से कीटनाशक आता है। मुख्य तौर से बोला जाए तो कीटनाशक मुख्य है। जी। आखिरी में हम अपने किसान भाइयों को और क्या संदेश देना चाहेंगे अगर उस तरह की खेती को लेकर के शुरुआत करना चाहते हैं तो? जी, इस तरह की खेती अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो इसको आप मेन इसमें है ज़मीन आपका सॉइल किस टाइप से है, सॉइल आपका सही होना चाहिए, और प्लस आपका जो ये जो
जो आप सेटअप कर रहे हैं वो मजबूत होना चाहिए। आपका जो ये बांस वगैरह, कैन वगैरह, तार जो भी है, प्लास्टिक, रस्सी, ये सब मजबूत होना चाहिए, क्योंकि लौकी का जो लोड है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और जो भी नार आइटम है उनसे भी बहुत ज़्यादा होता है। तो संदेश देना चाहेंगे कि इसको क्या है, मजबूत तौर से आप प्रोडक्शन कीजिए, सेटअप कीजिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं इस वक्त एक ऐसे टमाटर के फार्म हाउस पर पहुंच चुका हूं जहां पे आपको मैं हर एक चीज़ को रूबरू कराऊंगा और दिखाऊंगा कि टमाटर की फसल यहाँ पे किस तरह से उगाई जाती है, किस सिस्टम से किया जा रहा है, ये भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये जो फार्म हाउस है, यहाँ पे हम एक मास्टर रूम में पहुँचे हैं जहाँ पे पूरी कंट्रोलिंग की जाती है कि यहाँ पे यदि वैज्ञानिक पद्धति से टमाटर की फसल को उगाना है तो हम किस तरह से उगा सकते हैं, किस तरह से यहाँ पे मटेरियल का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या क्या यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे एक रूम बना हुआ है, यहाँ पे पूरा मास्टर प्लानिंग की तरह से लोगों को जानकारी दी जाती है और यहीं से ही सारी चीज़ें ये खेती बाड़ी को लेकर के शुरुआत होती है और किस तरह से यहाँ पे मटेरियल खाद या किस मात्रा में यहाँ पे देना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके दिखाएँगे। यहाँ पे मशीनें लगाई गई हैं कि किस तरह से हम खाद और जो कीटनाशक दवाइयाँ किस तरह से छिड़काव कर सकते हैं, कितनी मात्रा में कर सकते हैं। अगर मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये रूम बना हुआ है, यहाँ पे सारी व्यवस्था की गई है कि एक किसान भाई अगर इस तरह की खेती करते हैं तो क्या क्या व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आप हमारे टीवी चैनल की स्क्रीन पे देखिए। और किसान भाई यदि इस तरह की खेती करना चाह रहे हैं तो क्या क्या यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। जैसे ड्राम रखे, ड्राम में यहाँ पे मटेरियल वगैरह है जो वहाँ पे सिर्फ दवाओं में लगता है, ये पोटाश और यूरिया खाद वगैरह जो खेती बाड़ी में इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरह से ये पानी का व्यवस्था भी यहाँ, और यहाँ पे ड्रिप के माध्यम से खेती की जाती है। और यहाँ पे ये मास्टर रूम है, यहाँ से अगर हम फसल इस तरह की उगाते हैं आधुनिक तरीके से तो यहीं से सारे पौधों पे जो पानी की सप्लाई होती है लगातार यहीं से स्विच के माध्यम से सप्लाई कर दी जाती है, बार बार वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से एक नई आधुनिक तरीके से एक खेती की जाती है, चाहे हम टमाटर की फसल कर लें या किसी अन्य सब्ज़ी की फसल कर लें। तो ये तरीका बहुत अच्छा है किसान भाइयों के लिए। यदि इस तरह काम करते हैं तो उनको करने में कोई दिक्कत नहीं है, एक अच्छी खासी फसल उगा सकते हैं, एक अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। और ये इस तरह से हम लगातार आप लोगों को दिखाते रहेंगे कि खेती बाड़ी से संबंधित जो जानकारियाँ आप तक पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे और अपने किसान भाई को भी सुझाव देंगे कि इस तरह की खेती करके आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये किसान भाई ये बताएं कि ये जैसे किसान भाई इस प्रकार खेती करता है तो ये कौन सी सिस्टम कहलाएगा, कौन सी पद्धति कहलाएगी, वैज्ञानिक आधुनिक तरीका क्या है, इसका क्या नाम बोलेंगे, हम इसका क्या नाम लिया जा सकता है? ये तो अभी डेट में इसको वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। और पहले रहा तो अपना देसी उसमें करते रहे तो उसमें कोई मुनाफा नहीं मिलता रहा, फसल में भी रख रखाव नहीं हो पाता रहा। और ये पद्धति से फसल के रख रखाव बढ़िया है, जिसमें उपज भी आता है, तो इसमें किसानों को फ़ायदा भी मिलता है। और सारे सिस्टम लगाने से मिलता है फ़ायदा। वो अगर खेती अगर टेम्परेरी माने कम उसमें करोगे, सिंपल उसमें, तो अभी डेट में उसमें नहीं हो पाता खेती बढ़िया। अच्छा, पहले की खेती और अभी खेती में इस खेती से कितना गुने का फ़ायदा हो रहा है, कितना गुना इसमें फसल उत्पादन हो रहा है? पहले खेती से अभी कम से कम 10 गुना है उपज ज़्यादा इस विधि से। ये हमारे साथ किसान भाई थे जिन्होंने बताया कि अगर टमाटर की फसल अगर हम खेती करना चाह रहे हैं तो वैज्ञानिक तरीका ये है कि इसमें यदि हम करते हैं तो एक अच्छी खासी इनकम पाया जा सकता है। पहले की जो खेती होती थी किसान भाई लोग करते थे और आज की जो खेती आधुनिक तरीके से की जा रही है उससे 10 गुना का फ़ायदा यहाँ पे होता है। ये हमने आपको टमाटर की खेती से जुड़ी जानकारी आप अपने किसान भाइयों को दे रहे थे। ऐसी जानकारी हम आपको लाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे कि हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जानकारी आप तक पहुँचा रहे। ये नेशन 24 न्यूज़ चैनल हमेशा आपके लिए ये काम करता रहेगा। तो देखा आपने कि कैसे यहाँ पर ये किसान भाई यहाँ पर जो है लौकी और टमाटर की फसल को उगाने का काम कर रहे हैं, कैसे अपनी फसल को उगाते हैं, वक्त पर कौन सा वक्त होता है जब उसमें पानी लगाना होता है, वो कौन सा वक्त होता है जब किसान भाई यहाँ पर उसमें अपनी कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, खाद का जो है इस्तेमाल करते हैं, और कैसे जो है कम लागत में अच्छा जो है मुनाफा कमाते हैं। टमाटर और लौकी की फसल को उगाने को लेकर जिस तरीके से किसान यहाँ पर काम कर रहे हैं, अगर आप भी टमाटर और लौकी की फसल को उगाना चाहते हैं तो आप हमारे इस जो है खास कार्यक्रम के माध्यम से जो है देखने के बाद आप भी टमाटर और लौकी की फसल को उगा सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगली बार एक बार फिर हम
जो है आपके सामने हाजिर होंगे एक नए फसल को लेकर, एक नई खेतीबाड़ी से जुड़े हुए किसान को लेकर, ताकि आप अपनी अच्छी से फसल को उगा सकें। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम खेत खलिहान और किसान। अनूपपुर जिले में इन दिनों नवाचार खेती किसान भाइयों की तरफ से यहां पर आधुनिक तरीके से की जाती है। जी हां, हम आज आपको हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और पंजाब राज्य और साथ ही विदेशी खेतों में यहां पर उगाई जाने वाली स्ट्रॉबेरी और साथ ही यहां पर ब्रोकली, फूल गोभी की यहां पर खेती बाड़ी की यहां पर जानकारी देंगे। और अनूपपुर जिले के यहाँ पर किसान भाइयों से हम अपने यहाँ पर दर्शकों से यहाँ पर रूबरू करवाएंगे और कहते हैं आपको कि हमारे यहाँ पर देश का किसान अन्नदाता कहलाता है और हमारे देश की यहाँ पर आत्मा इन किसान भाइयों में, दिल में बसती है। आज इस कड़ी में यहाँ पर नेशन 24 न्यूज चैनल के यहाँ पर स्टेट हेड लतीफ अहमद सिद्दीकी ने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी और साथ ही ब्रोकली, फूल गोभी जो कि यहाँ पर विदेशी है, जिसका कलर हरा और लाल होता है, पूरी जानकारी के साथ आपको बताएंगे कि आखिरकार अगर आप भी इस खेती को करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, कैसे अपनी फसल को उगाना होगा, कितना मुनाफा हो सकता है, कब कीटनाशक दवाइयों का इसमें इस्तेमाल किया जाए, कब खाद का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाए। देखिए इस पर खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खेत खलिहान के हमारे इस कार्यक्रम में। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको ऐसी खेती के बारे में बताएंगे जो आधुनिक तरीके से अनूपपुर ज़िले के थोड़ा ग्राम पंचायत में किसान भाई द्वारा की जाती है। इस खेती को जो तराई क्षेत्र में की जाती है, आज अनूपपुर ज़िले के इस क्षेत्र में किया जा रहा है और हम पूरी जानकारी अपने किसान भाई से आपकी मुलाकात भी कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रॉबेरी की खेती करके हम कितना मुनाफा कमा सकते हैं। देखिए हमारे इस कार्यक्रम में हम अपने किसान भाइयों को, अपने किसान भाई से मुलाकात कराएंगे। नाम सुरेश कुमार तिवारी है। मैं ग्राम ठुड़हा, जिला अनूपपुर का रहने वाला हूं। मैं अपने खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती किया हूं और ये खेती मैं अनूपपुर के आत्मा परियोजना और कृषि विभाग के सहयोग से पंजाब में जा कर के इसकी ट्रेनिंग 5 दिन की ले कर के वहाँ से, और पंजाब में फतेहगढ़ एक जगह है, वहाँ माता गुजरी कॉलेज में इसकी ट्रेनिंग प्राप्त करके और इस खेती को मैं अपने यहाँ कर रहा हूँ। यह ठंडे प्रदेशों की फसल है और ये यहाँ मेहमान फसल के रूप में रहता है। ये अक्टूबर में लगाया जाता है और 15 अप्रैल तक ये यहाँ पे फल देते रहता है। लगाने के 60 दिन पश्चात इसमें फल और फूल निकलने शुरू हो जाते हैं और लगातार 4 महीने तक ये फल देते रहता है। यह अधिकांश हिमालय मतलब ठंडे प्रदेशों की फसल है जो हिमाचल, पंजाब की तरफ अधिक मात्रा में किया जाता है। तो यहाँ ये ठंड के मौसम में सरलता से इसका पौधारोपण और फल निकल आते हैं और यह सभी प्रकार की बीमारियों जैसे हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग और कैंसर के लिए उपयोगी है ये फल। इसमें विटामिन सी और स्कार्बिक एसिड की मात्रा पाई जाती है जो शरीर के लिए लाभदायक होती है और आँख और दांत संबंधी बीमारियों का भी इसमें प्रतिरोधक क्षमता इस फल में पाई जाती है। का मौसम इसके लिए अनुकूल है 4, 5, 6 महीने तक के लिए। तो अगर जो किसान भाई अगर इसको लगाना चाहते हैं तो कम क्षेत्र में अधिक मुनाफा देने वाली फसल है और बाकी फसलों से यह कम क्षेत्र में आधे एकड़ में भी अगर किसान करता है तो लागत को छोड़ करके 1 लाख, 1.25 लाख रुपए तक एक सीज़न में वो प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए ये कम क्षेत्र में अधिक मुनाफे वाली फसल है और जिस किसान को लगाना हो तो वो मेरे से संपर्क करके इसकी खेती के बारे में जानकारी ले सकता है और अपने खेतों में इसको लगा सकता है। मिट्टी की जांच आवश्यक है। मिट्टी का पीएच 5.5 से 7 के बीच में होना चाहिए और इसके लिए बेड लगाना ज़रूरी है। इसमें ड्रिप की आवश्यकता पड़ती है और मल्चिंग लगाना पड़ता है।
पौधा जब लगता है तब ड्रिप के द्वारा ही इसको पानी दिया जाता है, क्योंकि जड़ ऊपर रहते हैं। इसलिए अगर बहा के इसमें पानी देंगे तो पानी देने के बाद ये पौधा उखड़ सकता है, इसलिए ड्रिप की आवश्यकता इसमें पड़ती है। और ये ऊंचे बेडों में लगाया जाता है, 1 मीटर की चौड़ी बेड और 6 इंच कम से कम होना चाहिए ऊंचाई बेड का, उसी में ये पौधा लगता है। और इस लगने के 40 दिन बाद इसमें मल्चिंग की जाती है, और मल्चिंग के बाद उसमें जो भी आपको दवा या कुछ भी डालना है तो आप ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं। मेरे यहाँ ये जैविक तरीके से मैं तैयार करता हूँ, वर्मी कंपोस्ट और कई तरह के खाद बना करके खुद, और इसमें डालता हूँ। मेरी ये पूरी जैविक खेती है और जैविक तरह से ही इसको तैयार करता हूँ। मौसम से इस खेती को नुकसान होता है। अगर ओले पड़ गए तो ओले से इसमें 100% नुकसान होने की संभावना होती है, तो रिस्क लेके ये खेती करनी पड़ती है। और कीट व्याधियों के लिए नीम ऑयल वगैरह और ये पंचपत्ती काढ़ा, इन सब से इसका निराकरण हो जाता है कीट व्याधियों का, और बीमारी वैसे लगती नहीं है। और ठंडे प्रदेशों की फसल होने के कारण इसमें कोहरे का और पाले का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, यही इसकी विशेषता है यहाँ के लिए। जैविक खाद इसमें कंपोस्ट का उपयोग किया हूँ, और गौमूत्र से तैयार और गौ गोबर, गौ घी और गौ दही, पंचगव्य का भी प्रयोग इसमें 1-2 बार करता हूँ पूरे फसल अवधि में। और बेस्ट डिकम्पोजर भी मैं अपने यहाँ बनाया हूँ, उसका भी उपयोग इसमें हर 15 दिन में करता हूँ। और इसमें ऊपर से कीट व्याधियों के लिए पंचपत्ती काढ़ा, 4-5 प्रकार की पत्तियाँ जो गाय नहीं खाती हैं उनका काढ़ा बना करके, और बराबर मात्रा में उसमें गौमूत्र मिला करके उसका भी स्प्रे इसमें महीने में 1 बार किया जाता है। अब ये इसकी शुरुआत हो चुकी है, ये अप्रैल महीने तक ये चलेंगे। इसमें इस तरह से फल आ जाते हैं। और ये फरवरी मार्च में ज़्यादा तेज़ निकलना शुरू हो जाता है। करीब ये आधे एकड़ में लगा है तो 20 से 25 किलो फिर ये प्रतिदिन निकलना शुरू हो जाएगा। इसका भाव मंडियों में लगभग अभी वही 300 रुपये किलो थोक के हिसाब से चल रहा है। अब मैं किसान भाइयों को अनूपपुर ज़िले के लिए उपयुक्त खेती है, 3-4 साल से मैं कर रहा हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगा किसान भाइयों को कि कम क्षेत्र में अधिक मुनाफा कमाने के लिए इस खेती को करें और अधिक मुनाफा कमाएं। और इसकी अधिक जानकारी के लिए मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं अपने खेत में इस बार एक ये विदेशी गोभी कहें इसको, या इसको ब्रोकली कहते हैं, जो सामान्य गोभियों से इसमें अधिक मात्रा में विटामिन व खनिज तत्व इसमें पाए जाते हैं, जो शरीर के स्वास्थ्य के लिए अधिक उपयोगी है। और इसकी भी खेती में ट्रायल के रूप में करीब 200-400 पौधे लगा के अभी किया हूँ, और आगे इसको बढ़ाने की कोशिश में रहूँगा अगले साल के लिए। और ये एक अच्छी फसल है और सामान्यतः गोभियों से अधिक महंगी भी बिकती है। दो प्रजातियां हैं, एक ये हरी है और एक ये लाल है, जो सामान्य तौर पर और सामान्य गोभियों से ज़्यादा इसकी डिमांड बाज़ारों में है और लोग डिमांड इसकी कर रहे हैं। और किसानों को मैं ही कहना चाहूँगा कि इस तरह से कुछ अलग तरह की खेती करना शुरू करें, जिससे उनको मुनाफा मिल सके और अनूपपुर ज़िले के वासियों को कुछ नए तरह की चीज़ें खाने को मिल जाएं और उनके स्वास्थ्य में जो है तो इनमें कुछ अधिकांश सुधार भी आते हैं मनुष्य के स्वास्थ्य में। तो इस तरह की खेती करना किसानों के लिए लाभदायक है। पौधे भी देखने में खूबसूरती नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो फल लगा है इन पौधों में बहुत खूबसूरत है, लाल कलर का इसका फूल निकलता है और दूसरे जो इसमें पौधे लगे हुए उसमें भी हरे कलर के भी फूल इसमें दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो खेती है
आधुनिक तरीके की खेती है, वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से खेती को की जा रही है। ड्रिप सिस्टम यहाँ पे लगाया गया है। ड्रिप सिस्टम के माध्यम से खेती की जाती है कि यहाँ पे अगर पौधों में देख रेख करने के लिए या पानी पहुँचाने के लिए यहाँ पे हमको अलग से सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं। ड्रिप सिस्टम या ड्रिप पाइप के माध्यम से इन पौधों के पानी पहुँचता है और एक अच्छी उन्नति का यहाँ पे पौधा दिखाई दे रहा है, जिससे एक अच्छा बेनिफिट किसान भाइयों को मिलता है। तो ये एक सुरेश तिवारी किसान भाई हैं जो लगातार इस तरह की खेती कर रहे हैं, नए नए औजार ला रहे हैं और कृषि विभाग से इनको नई नई जानकारियाँ मिलती हैं, जिसको लेकर के अपने क्षेत्र में, अपने गाँव में रह करके इस तरह की नई खेती करके लोगों को भी जागरूक करना चाह रहे हैं कि किसान भाई इस तरह की खेती करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में इतना है। अपने दोस्त लतीफ़ अहमद सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। कल हम ऐसे ही कार्यक्रम को लेकर के आपके सामने फिर पेश होंगे। तो देखा आपने कि कैसे यहाँ पर ये किसान भाई यहाँ पर एक नई तकनीकी के माध्यम से इस विदेशी खेती को यहाँ पर उगा रहे हैं और एक अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। हम अपने इस खास कार्यक्रम के माध्यम से, खेत खलियान और किसान के माध्यम से, हम आपको एक नई खेती की जानकारी देने का काम करते हैं, ताकि अगर आप भी यहाँ पर इस अपनी खेती को करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं तो आपको कितना फायदा होगा, कहाँ पर इसको बेचा जा सकता है, कहाँ पर बाजार उपलब्ध होगा, कितना मुनाफा हो सकता है और लागत क्या रहेगी, मौसम क्या होना चाहिए, कीटनाशक दवाइयों का अगर इस्तेमाल किया जाए तो कब और कहां और कैसे किया जाए, ये तमाम जानकारियों को लेकर हम आपको दिखाते हैं ताकि आप एक अच्छा मुनाफा कमा सके। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।